जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी। टॉपिक का नाम क्या है? ज्वालामुखी। हम लोग को पढ़ना है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को हम अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और आज हम लोग इसके सभी तथ्य को पढ़ लेंगे ताकि इसके बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न ना आने पाए। तो चलिए जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और ध्यान से सुनिएगा कि नोट्स पर भी हम आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ नोट्स के साथ साथ हम इसकी पूरी थ्योरी व्याख्या करके बताएंगे ताकि आपको भविष्य में यहाँ से कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या ना होने पाए, और आपका ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जो भरोसा है वो भरोसा भी कायम रहे, और ये पूरा पैटर्न एनसीईआरटी पर होगा। लेकिन हम ये प्रयास करेंगे हम एनसीईआरटी के इतर, एनसीईआरटी के बाहर इन सभी तथ्यों को पढ़ाएं, इन सभी तथ्यों को स्पष्ट करें ताकि आपको भविष्य में यहाँ से कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या ना आने पाए। एक प्रश्न उठता है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। जैसे हमारे मुंह से निकला ज्वालामुखी, तो आपको लगता होगा ज्वाला माने आग। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे दो शब्द मिलकर बनेगा, क्या हो जाएगा? ज्वाला, फिर हो जाएगा मुखी। तो माने ज्वाला माने आग, मुख माने मुख, माने मुख से आग निकलना, माने पृथ्वी के जो मुख से आग निकलता है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी अगर देखा जाए तो भूपटल माने पृथ्वी की क्रस्ट पर एक प्राकृतिक छेद या दरार है, जिससे पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, राख, वाष्प तथा बाहर गैसें निकलती है। माने ज्वालामुखी जो है, अगर ज्वालामुखी की हम बात करें तो ये पृथ्वी की जो ये ना एक प्राकृतिक छेद होता है। क्या होता है? एक प्राकृतिक छेद होता है। इस छेद से क्या क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। इस क्षेत्र से क्या निकलता है? गैस निकलता है। इस क्षेत्र से क्या निकलता है? वाष्प निकलता है। तो हमने देखा इसी को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो पृथ्वी के भीतर जो मौजूद पिघली चट्टान को ये पायरोक्लास्टिक कचरा, तप्त गैस, ये सब प्रचंड तापमान के कारण बाहर निकलना चाहते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो पृथ्वी की सतह जहाँ जहाँ कमज़ोर होती है वहाँ से पदार्थ विस्फोट के साथ बाहर आते हैं, और अंग्रेजी में से वोल्केनो कहते हैं। और अगर रोमन सभ्यता की बात करें, अगर हम यहाँ पे रोमन सभ्यता की बात करें तो रोमन सभ्यता में अग्नि देवता वोल्केनो के नाम पर रखा गया था। ये अग्नि का देवता, और वोल्केनो ने इटली के लिपारी द्वीप पर अग्नि भट्टी बनाई जो आगे चलकर ज्वालामुखी पर्वत में परिवर्तित हुई। कौन सी? लिपारी द्वीप। इटली का लिपारी द्वीप, अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? इटली का लिपारी द्वीप। इसके बारे में हम लोग आगे भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक बार थियरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद एकदम आराम आराम से हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा तोड़ कर समझाएंगे। अगर हम पहले नोट्स की बात करें, जो नोट्स आपको मिला होगा और आपने क्लास ज्वाइन किया होगा तो ऑलरेडी ये नोट्स आपको प्राप्त हो चुका होगा। तो हम नोट्स के आधार पर व्याख्या करते हैं, फिर डायग्राम बनाकर हम हर एक तथ्य को स्पष्ट करेंगे ताकि आपकी परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न ना आने पाए, और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि आज के टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है ज्वालामुखी। जी, आपने एकदम सही सुना। चलिए अब हम इसके अन्य तथ्यों पर ही प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे देखा कि ज्वालामुखी भूपर्वतीय में छिद्र या द्वार होता है जिसके द्वारा शैल पदार्थ, क्या होता है? शैल पदार्थ, शैल के टुकड़े, जलवाष्प, अन्य गैसें धीरे धीरे या तेजी से उद्गार के समय निकलते हैं। क्या निकल? तेजी से या उद्गार के समय निकलते हैं। ये पदार्थ, जो ये पदार्थ होते हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक गर्म भागों से भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। माने कि पृथ्वी के जो अंदर का भाग है उसे बाहर की तरफ फेंकते हैं। अतः ज्वालामुखी जो भूपर्वती पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है। ज्वालामुखी क्या होता है? भूपर्वती पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? अचानक से निकलते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक गर्मी व दबाव में विद्यमान होने के कारण आते हैं। पृथ्वी की बाह्य ठोस परत के नीचे पिघले शैल पदार्थ, जिन्हें हम मैग्मा कहते हैं, जो अत्यधिक दबाव में होते हैं। और यही मैग्मा, जब यह मैग्मा छिद्र या द्वार द्वारा बाहर धरातल पा जाता है तब उसे हम लावा कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि लावा में और मैग्मा में क्या अंतर है। जब भी मैं अभी और स्पष्ट कर दूंगा कि मैग्मा और लावा में क्या अंतर है, मैं डायग्राम बनाकर, माने जब वो धरातल के नीचे होता है तब उसे मैग्मा कहते हैं, जब वो अपना स्थान छोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ता है तब हम उसे लावा के नाम से जानते हैं।
मैग्मा तथा गैस जो नीचे जमा होती है, जब उसे दबाव में भूपर्पटी में कोई कमजोर रेखा या छिद्र बनाने में सफल हो जाती है, तब ये गैसें पिघले हुए सेल पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलकर धरातल पर फैल जाते हैं, जिन्हें हम ज्वालामुखी कहते हैं। आइए अब हम डायग्राम बनाकर इन तथ्यों को एक एक कर समझेंगे, एक एक तथ्य को पढ़ेंगे। चलिए, तो बिना देरी के हम लोग आगे थोड़ा सा डायग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे इस डायग्राम को कैसे हमें क्रिएट करना है। देखिए, जैसे ये हमारा ये धरातल हो गया, माना ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा धरातल है। इस धरातल में यहाँ पे इसके ये मान लीजिए यहाँ पर अभी आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा मैं बना क्या रहा हूँ। ठीक है, अभी सभी को पूरा पूरा स्पष्ट हो जाएगा, एकदम बढ़िया से आपका डायग्राम क्लियर होगा और यकीनन आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। एकदम आराम से देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो सिलेबस को हमें पूरी तरह से समझना होगा, सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ना होगा, ताकि भविष्य में आपको जब भी यहाँ से प्रश्न आए तो गलतियाँ प्रायः ना होने पाए। इस बात का भी हम लोग को क्या करना होगा, खासा ख्याल करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब आइए अब इसके तथ्य की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें जो देखने मिलेगा ये है मैग्मा, ये है मैग्मा, माने पृथ्वी के अंदर जो उत्तप्त पदार्थ होता है, जो सॉलिड लिक्विड में होता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, देख रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इसे हम निकास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, निकास नली के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, निकास नली के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से निकलेगा, ये निकास नली हो गई। एक एक करके समझिएगा डायग्राम। इससे हम नीचे जो है ये मैग्मा होता है, और ये जहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ चल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, निकास नली के नाम से जानते हैं। और अब आगे हम थोड़ा सा डायग्राम और बनाएंगे। यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं। ये क्या होगी, अगर हम इसकी बात करें, ये हो गई गर्दन, ये क्या होगी, ये होगी गर्दन। इसे हम क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई, गर्दन हो गई। अब जहाँ से ये लावा निकल रहा है, ये देखिए, ये जहाँ से लावा निकल रहा है, इस क्षेत्र को ये देखिए गोला क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। ये ज्वालामुखी क्रेटर हो गया। और ये इसे हम ज्वालामुखी छिद्र भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे जो यहाँ पर, ये तो पूरा क्रेटर हो गया, लेकिन यहाँ पर ये छोटा सा जो कॉर्नर का भाग होता है, इसे हम छिद्र भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, छिद्र भी कहते हैं। हमने ज्वालामुखी क्रेटर देख लिया, फिर ज्वालामुखी छिद्र देख लिया, गर्दन देख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी ऊपर जो है ये राख के बादल हैं। ये क्या हो गया, राख के बादल हो गए, ये राख के बादल यहाँ तक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे अभी आपकी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आपको तो बहुत कुछ जानना है। अब यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये जो ये बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं, बताइए, कोई कमेंट करके बताएं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, अगर आप वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, तो आपको कम से कम इतना बताना चाहिए कि ये जो ये दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं। देखिए, ये पूरा दिख रहा है, इसे हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। इसे पूरा क्या कहते हैं हम, ज्वालामुखी शंकु कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। क्लियर। और ये जो पतली पतली है, ये परत के रूप में होती है, इसको हम आगे और डिफाइन करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट जो था वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अगर आपके मन में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताइए। तो यहाँ पे भी कई प्रकार के डायग्राम बनते हैं। ये दो रूप में होते हैं। एक धरातल के नीचे मैग्मा जमा हो जाता है। देखिए, एक क्या होता है, जब पृथ्वी के नीचे अंदर ही धरातल के नीचे ही क्या होता है, मैग्मा जम जाता है। और एक ऊपर आकर जब नीचे जमता है तो अनेक प्रकार के आकृतियों का निर्माण होता है। जब अंदर की तरफ जमेगा, तब
तब उससे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ज्वालामुखी के जो लावा इसके ठंडा होने से चट्टान बनती है, उसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। तो आग्नेय शैल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर होगा बैथोलिथ, होगा फैकोलिथ, लैपोलिथ, सील, डाइक आदि का निर्माण होगा। लेकिन जब ऊपर आएगा, ठीक, धरातली प्रवाह होगा, उसमें गर्म जल के स्रोत निकलेंगे, ग्लेशियर निकलेंगे, धुआंरे निकलेंगे, तो फिर जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो जो बड़े टुकड़े होते हैं, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है जहाँ पे बड़े टुकड़े होते हैं ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग बम कहते हैं। जो बम क्या होता है, जैसे अगर पूछ दिया जाए कि ज्वालामुखी बम क्या होता है, तो बम जो होते हैं वो बड़े टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? बम जो होते हैं वे बड़े टुकड़े होते हैं। लेकिन लावा जब धरातल के पहुँचने के बाद ठोस आकार में परिवर्तित हो जाता है। मटर के दाना, अखरोट के आकार टुकड़ों को लैपली कहते हैं। क्या कहते हैं? लैपली। लिख लीजिएगा, लैपली। ये मटर के दाने जैसा होता है। ये बड़ा टुकड़ा होता है, ये बड़ा टुकड़ा होता है, और ये मटर के दाने जैसा। तो दो बातें हो गई। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सबसे ज़्यादा धूल कण, जल वाष्प निकलता है और मैग्मा निकलता है। ठीक, फिर जो बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें बम कहते हैं, छोटे टुकड़ों को हम लैपली के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, पूछ सकते हैं आप लोग। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर यहाँ पे ग्लेशियर भी बनता है, सर यहाँ पे धुआंरे भी बनता है, ज्वालामुखी शंकु क्या होता है, ज्वालामुखी पठार क्या होता है। तो देखिए कई चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए लावा का जो पठार क्या होता है, एक यहाँ पे शब्दावली मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक शब्दावली, एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे शब्दावली आपके लिए शब्दावली पढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पे शब्दावली को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना होगी, सर ये शब्द कहाँ से आ गया, सर ये शब्द मुझे तो नहीं पता था। ये हो जाएगा शब्दावली। इस शब्दावली को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। पहला, लावा और मैग्मा में अंतर मैंने बता दिया। देखिए, जब पृथ्वी की क्रस्ट में अंदर होता है उसे मैग्मा कहते हैं, जब ऊपर तोड़कर आता है तब इसे हम लावा कहते हैं। अंदर मैग्मा है और क्रस्ट को तोड़कर आता है तो उसे लावा कहते हैं। क्यों लावा कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कारण ये होता है कि जब ये नीचे होता है तो शुद्ध होता है, जैसे ऊपर की तरफ चलता है इसमें तमाम अशुद्धियां मिल जाती हैं और इसका नाम बदलकर लावा हो जाता है। ठीक, हो गई एक बार लावा। दूसरा यहाँ पर होता है कि मैग्मा एक गर्म पदार्थ होता है, ये तापमान में वृद्धि, दाब में कमी, दोनों कारण से हो सकता है। पृथ्वी की सतह के नीचे ये निर्मित होता है, बनता है। जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है तब उसे हम लावा कहते हैं। और अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा का उसकी अम्लीता एवं गाढ़ेपन में सीधा संबंध होता है। गाढ़ा मैग्मा जो होता है अम्लीय होता है, पृथ्वी की आंतरिक परत को तोड़ते हुए वो केंद्रीय विस्फोट ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा सतह पर आता है। वहीं पे तरल मैग्मा जो होता है वो क्षारीय होता है, ये शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा सतह पर आता है, जिससे पठार एवं महासागरीय गर्त होता है। देखिए लावा भी दो प्रकार का होता है। अगर हम लावा की बात करें तो लावा भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन, देख लीजिएगा। ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक होता है गाढ़ा मैग्मा और एक होता है लावा का मैग्मा। लिखे तो ज़्यादा सही होगा, रुक जाइएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे ना। तो यहाँ पे मैग्मा दो प्रकार का होता है। एक होता है गाढ़ा और एक होता है तरल। देखिए जो गाढ़ा मैग्मा होता है वो अम्लीय होता है, याद रखिएगा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन आपको सिलेक्शन लेना होगा तो पढ़ना होगा। ये अम्लीय। जबकि अगर हम तरल की बात करें तो जो तरल होता है वो क्या होता है, वो क्षारीय होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कई चीजें में आपको समझने को मिलेंगी कि जो जहां पर गाढ़ा मैग्मा होगा, जैसे ये गाढ़ा मैग्मा है तो इससे क्या बनेगा, इससे ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। इससे डायोराइट, अगर इससे चट्टान बनेगी तो डायोराइट बनेगी, ग्रेनाइट बनेगी, एंडेसाइट बनेगी, रायोलाइट बनेगी। ठीक, लेकिन अगर क्षारी की बात किया जाए तो क्षारी लावा तेजी से पतला होगा, तेजी से धरातल फैल जाएगा। जैसे यहाँ पे टूटेगा तो टूटे में तेजी से फैलेगा, जब फैल कर जमा होगा उससे बेसाल्ट का निर्माण होगा। लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा। शांत दरार से ज्वालामुखी जब निकलता है तब इससे बेसाल्ट निकलती है, बेसाल्ट। जबकि अगर यहाँ देखा जाए तो ग्रेनाइट प्रमुख है, वैसे मैंने कई बताया। ये दोनों आग्नेय शैल है, यहाँ पे बेसाल्ट निकलेगा।
इससे क्या निर्माण होगा? इससे पर्वत और पठार होंगे, और इससे अगर देखा जाए तो चट्टानों का निर्माण होगा। यहाँ पे महासागरी अगर पतला लावा है तो तेजी से फैलेगा तो बहुत दूर दूर तक पठार बनाएगा। क्या बनाएगा? पठार बनाएगा। तो जो पठार होते हैं वो बेसाल्ट होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि गाढ़ा और तरल में क्या, तरल तेजी से फैलेगा, बेसाल्ट चट्टान होती है, उससे कटक निर्माण होगा, पठारों का निर्माण होगा, और ये तरल जो होती है वो क्षारीय होती है। ठीक, अब चलिए, अब हम शब्दावलियों को फिर से आते हैं और फिर शब्दावलियों को यहाँ से पढ़ने का प्रयास करते हैं। शब्दावली में एक एक शब्दावली को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा होता है ज्वालामुखी बम। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, बम में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। ये गर्म होते हैं, जैसे जैसे सतह पर आते हैं इनका ठंडा होते हैं और ठंडे होकर ठोस अवस्था में ले लेते हैं। फिर हमने लैपली पढ़ा। क्या पढ़ा? लैपली। आराम से पढ़ते रहिएगा। देखिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। यहाँ पे पहला हमने लिखा बम, फिर बम क्या होते हैं? बड़े टुकड़े होते हैं। फिर है लैपली। आराम से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसी क्लास आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश का नाम शायद ही आपको मिले। देखिए ज्वालामुखी प्रक्रिया में मटर के दाने के बराबर, या आपने देखा होगा इसके लिए कई शब्द प्रयोग किया जाता है, कभी कभी अखरोट के आकार के दाने के आधार पर। ये ठोस लावा चट्टानों को हम लैपली कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लैपली कहते हैं। फिर एक होता है प्यूमिस। लिख लीजिएगा क्योंकि ये आप सभी के लिए शब्दावली काफी महत्वपूर्ण है। प्यूमिस, प्यूमिस है। अगर हम प्यूमिस की बात करें तो ये लावा के झाग से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये लावा के जो झाग होता है उससे बने होते हैं, और ये जल के घनत्व से भी कम होता है। ये जल के ऊपर इसलिए तैरते हैं। जो प्यूमिस होता है ये जल के ऊपर तैरता है। क्यों? क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से भी कम होता है, इसलिए प्यूमिस जो होता है माने झाग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? झाग। लिख लीजिएगा भैया, इसे हम झाग कहते हैं। ठीक है, ये तैरता रहता है। फिर होता है धूल या राख। यहाँ पे फिर अगला होता है धूल या राख होता है। अगर हम धूल या राख की बात करें तो ये बहुत ही महीन चट्टानी कण होते हैं जो हवा के साथ उड़ जाते हैं, इन्हें हम धूल या राख कहते हैं। फिर होता है पायरोक्लास्ट। ज्वालामुखी में चट्टान के जो बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उन्हें हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। लिख लीजिएगा, पायरोक्लास्ट। उन्हें हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर हम उन्हें पायरोक्लास्ट के नाम से जानते हैं। दूसरी बात आप लोग जानते रहिएगा, इसके अलावा भी अभी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अभी अगर सोचिएगा कि आपने बस इतना पढ़ लिया तो आपका काम खत्म। पूरी तरह से मैं जो ये ज्वालामुखी का पैटर्न है ना, ये पूरा मैं समझा दूंगा। अब एक होता है, अब यहाँ पे मैं और आगे थोड़ा सा चल रहा हूँ। अब ये तो एक मिनट रुकिएगा। अब यहाँ तक जो हो गया, ये तो हो गया शब्दावलियाँ ज्वालामुखी की जो मैग्मा से संबंधित थी। अब हम लोग शब्दावलियाँ पढ़ने जा रहे हैं। वे शब्दावलियाँ हैं आपके लिए, जैसे ज्वालामुखी शंकु। अब एक है ज्वालामुखी शंकु। देखिए शंकु का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय जो निकास नली की तरफ शंकुआकार रूप में जमा हो जाता है और कीप आकार का गर्त विकसित हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो है ये हमारा ये है ज्वालामुखी शंकु। ये हो गया ज्वालामुखी शंकु हो गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर एक होता है गेसर। गेजर, देखिए अब मैं आपको थोड़ा शब्दावलियाँ और लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कलर बदलना पड़ेगा ना। चलिए अब हम यहाँ पे गेसर या गीजर, अब एक और शब्दावली हमें मिलेगा। रुक जाइए, कलर थोड़ा सा हमें लेना पड़ेगा, थोड़ा डार्क। गेसर या गीजर, ये शब्दावली है भाई साहब, लिखिए, नहीं तो कहेंगे सर गेसर या इसे गीजर कहते हैं। देखिए गेसर गीजर क्या होता है? जैसे जब गर्म जल स्रोत होते हैं जिनका ज्वालामुखी के से संबंध होता है, जैसे कभी के ज्वालामुखी क्षेत्र में दरार होता है, उन्हें फुहारे के रूप में गर्म निकलता है, जैसे हम गीजर कहते हैं। जैसे आपने ठंडियों में अगर आप नहाते हैं तो आपने देखा होगा, कहते हैं सर हम गीजर से नहाते हैं। तो जैसे ज्वालामुखी जहाँ होता है वहाँ से कभी कभी गर्म जो है जल के फुहारे तेजी से बाहर निकलते हैं। जब गर्म जल के फुहारे बाहर की तरफ निकलते हैं जैसे उसे हम गीजर कहते हैं। इनकी ऊंचाई सैकड़ों फीट तक होती है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क ओल्ड फेथफुल गीजर है, वहाँ पे अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा। यूएसए में, मतलब यूएसए माने संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क में, येलोस्टोन नेशनल जगह नहीं मैं नहीं तो लिख देता,
येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर है। अच्छा लिख दे रहा हूँ ऊपर में, अच्छा लिख दे रहा हूँ मैं, ऊपर में इसको लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ पर है, USA में, कहाँ पे, येलोस्टोन नेशनल पार्क में है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, लिख लीजिएगा। नेशनल पार्क में कहाँ पे, ओल्ड फेथफुल, इसका नाम जो है वो क्या है, ओल्ड फेथफुल गीजर, क्या है, ओल्ड फेथफुल गीजर। ठीक, ये हो गया। दूसरी शब्दावली जो हमें मिलती है वो है आपका धुआरा, ये दूसरी शब्दावली मिलती है धुआरा। यहाँ पे एक शब्दावली और हमें मिल गई, क्या मिल गई, धुआरा। अब यहाँ पे बता देते, ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो लावा होता है, राख होता है, ये सभी टूटे हुए जब पदार्थ निकलना बंद हो जाता है तो कुछ समय के बाद भाप गैस निकलती है। जैसे यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसके बाद जब ये सब निकल जाता है, धूल राख ये सारे निकलने के बाद शांत हो जाते हैं, फिर भाप और गैस निकलती है। इसे दूर से अगर हम देखते हैं, इसे क्या निकलती है, भाप निकलती है, गैस निकलती है। तो जो दूर से इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धुआं हो रहा है, इसी को हम धुआरे कहते हैं। मतलब ये कह दिए, मतलब ज्वालामुखी जब खत्म होने वाला है, इसका अंतिम लक्षण जो होता है वो धुआरे के रूप में माना जाता है। मतलब ज्वालामुखी का अंतिम लक्षण जो होता है वो धुआरे होता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि ज्वालामुखी का जो अंतिम लक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, धुआरे। अभी कल्पना करिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो जब इसमें से जल के भाप निकली तो पूरा कैसा होगा, पूरा बादल गिर जाएगा, जैसे लगेगा कोहरा कोहरा हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके बारे में आपको बता दूं, एक अलास्का की कटमई नेशनल पार्क को 10 सहस्त्र ध्रुम घाटी कहा जाता है। इसको अलास्का के कटमई नेशनल पार्क को, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिख देता, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पे अलास्का के कटमई नेशनल पार्क, अलास्का के कटमई नेशनल पार्क 10 सहस्त्र ध्रुम घाटी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 10 सहस्त्र ध्रुम घाटी कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, धुआरे के साथ साथ वाष्प गैस तथा कुछ खनिज पदार्थ भी निकलते हैं। इसमें गंधक ज़्यादा होता है, धुआरे में गंधक निकलता है, इसे गंधकी धुआरा या सोलफ तारा कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसे सोलफ तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलफ तारा। कभी परीक्षा में पूछता है कि सोलफ तारा किसे कहते हैं, धुआरे को कहते हैं। इसे भी एक नाम गंधी धुआरे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गंधी धुआरा भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, जगह थोड़ा सा कम है, मेरा पूरा बुक है, मेरा डिस्प्ले जो है वो पूरा भर गया है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम प्रायः गंधी धुआरों के नाम से जानते हैं। तो अभी और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, मैं दोबारा तिबारा समझा रहा हूँ और कई चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो आप इसकी जो आपने पढ़ा है जरा एक बार कमेंट करके बताइए कि यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो साथी लाइव जुड़े हुए हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश है, तो टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। क्या करके, दुर्गेश सर सर्च करके। जब दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको जितनी भी क्लास होती है सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दुर्गेश सर पे मिल जाएगा, पूरी तरह से फ्री मिलेगा, क्योंकि देश हित में शिक्षा हो आपकी। ठीक, दूसरी चीज़ आपको जो मिलेगी, अगर आपको ऑनलाइन के बारे में कोई चीज़ जानकारी 6306344367, थोड़ा सा जगह कम है, मैं यहाँ पे कलर को चेंज करता हूँ ताकि आपको एकदम साफ साफ दिखे। उसके लिए आप 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये जौनपुर जनपद में से संचालित होती है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जरा फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें और हमें कमेंट करके बताएं। अभी आगे पढ़ाएंगे, भागिएगा मत,
अभी तो और पढ़नी है। अभी तो हमने इसके बारे में अच्छी चीज़ें बताना है, ज्वालामुखी छिद्र को, शंकु को मैं एक बार पूरा रिवीजन करूंगा। सिंडर, अभी पूछते सिंडर किसे कहते हैं, तो सिंडर क्या कहेंगे सर, सिंडर तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। तो मैं अभी सबको बता रहा हूँ कि जब पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, पूरा डायग्राम को क्रिएट कर लीजिएगा, कोई डाउट तो नहीं है ये। देखिए मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन दिलाना है और हम हर हाल में आपके सिलेक्शन के लिए अपना बेस्ट देंगे। और मैं चाहूँगा कि आप भी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहें और अपना बेहतर देते रहें। कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब मैं एक बार इसको, आप चाहे तो जितनी बार चाहो उतना देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक एक तथ्य को दोबारा बताऊँगा। ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं? जब लावा और अन्य पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ जमा हो जाते हैं तब उन्हें ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, चारों तरफ ज्वालामुखी शंकु है, ठीक है। फिर ज्वालामुखी छिद्र क्या होता है? ये ज्वालामुखी जो नीचे यहाँ दिख रहा है, इसे हम ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। ज्वालामुखी का मुख क्या होता है? ज्वालामुखी छिद्र जब थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसे हम क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। जब क्रेटर और बड़ा होता है तब उसे हम कॉल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तब उसे हम कॉल्डेरा कहते हैं। लिख लीजिएगा, जब ये छिद्र और बड़ा होता है, क्रेटर बड़ा होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्डेरा कहते हैं। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, तब हम उसे कॉल्डेरा कहते हैं। मानिए जब क्रेटर बड़ा हो जाता है, जब यही क्रेटर बड़ा हो जाता है उसमें कॉल्डेरा कहते हैं, ठीक है। और क्रेटर और कॉल्डेरा में जब पानी भर जाता है, उसमें झील बनता है, उसे हम कॉल्डेरा झील कहते हैं। जैसे इंडोनेशिया का टोवा है, अमेरिका में ओरेगन है, राजस्थान में पुष्कर झील है। अच्छा, राजस्थान का जो पुष्कर झील है वो कॉल्डेरा झील है, याद रखिएगा। राजस्थान का जो पुष्कर झील है ना, पुष्कर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखिएगा RJ। ये कॉल्डेरा झील है। महाराष्ट्र की लोनार, लिख लेना चाहे लिख ले, लोनार झील, ये महाराष्ट्र की लोनार झील है। ये सभी कॉल्डेरा के उदाहरण है। जापान में वेलिस कॉल्डेरा, जापान में देखा जाए एरा कॉल्डेरा, और अमेरिका में वेलिस कॉल्डेरा। विश्व का सबसे बड़ा कॉल्डेरा जापान का आसो है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉल्डेरा अगर देखा जाए तो जापान का आसो है। कहाँ लिखे यार, तो भर गया पूरा। सबसे बड़ा कॉल्डेरा कहाँ है? आसो। सबसे बड़ा कॉल्डेरा कहाँ पर है? ये जापान में, ये जापान में, जिसकी परिधि 112 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो 27 किलोमीटर है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैग्मा लावा मंत्र समझ में आ गया। बाहर जब उड़ा हुआ लावा ठंडा होकर छोटे टुकड़ों में बदल जाता है उसे सिंडर भी कहते हैं। जिससे जब टुकड़ा अगर मझिला आकार का होता है तब उसे सिंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर। लिख लें, क्या है यहाँ पे नहीं लिखा था, सिंडर कहते हैं, सिंडर। तब उसे हम सिंडर कहते हैं, छोटा टुकड़ा में होता है। और जब ज़्यादा टुकड़ा होता है लैपली कहते हैं, और बड़ा रहेगा तो बम कहते हैं, और जब जम जाता है उसे पत्थल कहते हैं। तो यहाँ तक अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, ज्वालामुखी का देखिए ये शंकु, कभी कभी देखिए उप नली भी निकलती, कैसे? और इसमें डाइक कहते हैं। देखिए ये जो गर्दन होती है ना, ये पतली वाली, ये इस शिखर को हम डाइक कहते हैं। जो चट्टान बनती है इस शिखर से, उसे डाइक कहते हैं। लंबा सा होता है, इसे डाइक के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी यहाँ से उप शाखाएँ भी निकलती हैं, जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। कभी कभी क्या होती है, यहाँ पे रास्ता बदल जाती है। यहाँ पे देखिए ये रास्ता बदल जाती है। जब रास्ता बदल जाती है तो यहाँ से भी क्या होता है, ज्वालामुखी सेम कंडीशन होती है। यहाँ पे उपनली होगा, उपशंकु बनेगा, ठीक है। दायां है तो दायां छिद्र, बायां है तो बायां छिद्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लावा का प्रवाह होगा। और ये सभी देख रहे हैं, ये लावा की परतें होती हैं और एक तरफ लावा की राख। देखिए ये है लावा की परतें, ये है लावा परतें, ठीक है। और ये जो होते हैं ये राख होती है, पतली वाली जो है, ये नीला वाला जो है ये राख है। ये राख का ढेर, उसके ऊपर फिर परत होती है, ये परत और राख होती है। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि मैंने ज्वालामुखी को जितनी अच्छी तरीके से पढ़ाया है, यकीनन आपको कभी भी यहाँ से गलती नहीं होगी, कभी भी यहाँ से समस्या नहीं होगी, और आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके लाइव देख रहे हैं। अच्छा, प्रश्न मेरा है आपसे, मैं अपने आपसे पूछना चाहूँगा, शायद मैंने पढ़ाया भी है। इंडोनेशिया में कॉल्डेरा झील का नाम क्या है? और प्राय क्या है पता है? जो कॉल्डेरा झील होता है उसमें गंधक होती है, ऊपर मैंने बताया। तो गंधक होने की वजह से उस पानी में नहाने के बाद चर्म रोग ठीक हो जाता है। तो पुष्कर झील में लोग नहाते हैं, कहते हैं चर्म रोग ठीक हो गया। तो उसमें क्या होती है?
अच्छा, कमेंट करके बताइएगा कि लोनार झील और पुष्कर झील कहाँ पर है, सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव पढ़ रहे हैं यार, ऐसी क्लास आपने भविष्य में कभी नहीं पढ़ी होगी जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए आप कमेंट करके इस टॉपिक को जरूर बताइएगा, क्योंकि एकदम बेहतरीन सीरीज है। क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ाया तो मुझे भी लगा आज कि वास्तव में मैंने एक ही डायग्राम पूरी ज्वालामुखी को क्लियर कर दिया। लेकिन इसकी जब तक लेक्चर अगर आप नहीं सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इस लेक्चर से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम ही मेन है, ज्योग्राफी की जान है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो अब हम आगे चलना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें ताकि हम आगे बढ़ें। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, बम्ब होता है, लेपली होता है, स्कोरिया भी होता है। अगर चने के दाने का आकार का होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कोरिया कहेंगे। टफ होता है, इसमें भी टफ होता है। देखिए, अभी बहुत सारे नाम होते हैं शब्दावली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे बम हो गया, लेपली हो गया, टफ, धूल का राख से बने चट्टान को यहाँ पे टफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। ब्रेशिया होता है, जो बड़े टुकड़े होते हैं जिसमें टेढ़ा मेढ़ा होते हैं, उन्हें हम ब्रेशिया कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ब्रेशिया कहते हैं। उन्हें हम ब्रेशिया के नाम से जानते हैं। प्यूमिस झामक झाग कहते हैं। ये तो हमने आप लोग को पूरा बता दिया। अब यहाँ से अगर आपके मन में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे चाहे तो मैं ज्वालामुखी को 2 पार्ट में पढ़ा दूँ, चाहे तो कहेंगे आपको ज्वालामुखी में 1 पार्ट में, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे आपको ये पढ़ा दूंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ज्वालामुखी को 2nd पार्ट में पढ़ेंगे। 1 पार्ट हम यहाँ पे ख़त्म करें ताकि वीडियो छोटा रहे और आपको भी समझ में आए। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से सिलेक्शन के लिए जरूर आगे बढ़ें, ठीक है। तो चलिए